हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपने बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 3 जिसमें चैप्टर नंबर 5 रनिंग में चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 के मैंने 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर दी हैं। अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले दोनों वीडियो वो देख लेंगे तो ये यूनिट आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि हम किसी भी ऊर्ध्वाधर वृत्त के अंदर या गोले के अंदर किसी कण की प्रतिबंधित गति की विवेचना कर रहे हैं। तो उसी के तहत हमने थ्योरी पोर्शन तो पूरा का पूरा इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। 2 वीडियो में पूरी की पूरी थ्योरी है, आज एग्जाम्पल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है जो उसे ठीक सर्वोच्च बिंदु तक ले जा सके। तो ज्ञात कीजिए कि कण वृत्त को कब और कहां छोड़ेगा। एक तो समय ज्ञात करना आपको, और कहां छोड़ेगा यानी थीटा कितना बनाएगा वो एंगल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है और ये इसका सबसे ऊपरी सीधा है। यहां से अगर हमने कण को u वेग से प्रक्षेपित किया, अगर u वेग से इसको हम प्रक्षेपित करते हैं तो ठीक यहां तक पहुंचता है। अगर यहाँ ठीक यहां तक पहुंचता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये तो आपके a है, ये आपका b है। ठीक यहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पे आते ही v = 0 हो जाएगा। उसके बाद में आपके r0 का होगा वो थीटा का मान ज्ञात करना है, और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय भी आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम बिंदु निम्नतम बिंदु से u वेग से कण को प्रक्षेपित करने पर किसी बिंदु पर वेग v हो तो आपके v² = u² माइनस के 2ag प्लस के 2ag cos थीटा, ये वेग का फॉर्मूला होता है। तथा प्रतिक्रिया बल या दाब कह सकते हो। दाब का फॉर्मूला हो जाएगा आपकी R = m/a ब्रैकेट u² माइनस के 2ag प्लस के 3ag cos थीटा। ये आपके 2 समीकरण जो कि हमने थ्योरी पोर्शन में बताया था कि किसी क्षण उसका वेग का फॉर्मूला ये रहेगा और किसी क्षण दाब यानी प्रतिक्रिया बल का सूत्र ये रहेगा। अब देखिए, ठीक सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचता है तो ठीक सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचता है तो वहां पे b पर v = 0 और थीटा हो जाएगा आपके पाई। उस कंडीशन में यहाँ पे v = 0 रखते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट v तो 0 हो जाएगा, u² ये हो जाएगा और 2ag प्लस 2ag cos पाई का मान माइनस के 2 ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 = u² माइनस के ag माइनस के ag। इस प्रकार से आपके u² हो जाएगा आपके 4ag। ये समीकरण 3 आ गया। यानी आपको पूछा गया था कि ऐसे वेग से फेंका जाता है जो उसे ठीक सर्वोच्च बिंदु तक पहुंच ले जा सके। तो कण को ठीक यहां तक पहुंचाने के लिए आपके u² = 4ag होना चाहिए। यानी आपके u = √4ag वेग से अगर हम प्रक्षेपित करेंगे तो ये ठीक यहां तक पहुंचेगा। तो पहला तो शर्त ये आ गई। अब देखिए,
अब जहां कर्ण छोड़ देगा, माना कर्ण थीटा इक्वल टू θ1 पर वर्क को छोड़ता है, अर्थात थीटा इक्वल टू θ1 पर r इक्वल टू 0 हो जाता है। तो फ्रॉम सेकंड से यहां पे r इक्वल टू 0 कर देंगे। उस कंडीशन में आपके m/a, ये आपके u स्क्वायर का मान तो आपके 4ag रख सकते हो, वो ठीक हो जाए, मगर वो हम बाद में देखेंगे। तो ये आपके u स्क्वायर माइनस के 2ag प्लस के 3ag cos θ1, तो ये हो जाएगा। अब हम u स्क्वायर का मान समीकरण 3 से रख देंगे। तो समीकरण 3 से u स्क्वायर इक्वल टू 4ag रखने पर, तो ये तो m/a तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे u स्क्वायर 4ag रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 4ag माइनस के 2ag और प्लस के 3ag cos θ1। तो यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो ये माइनस प्लस के 2, तो प्लस के 2 को इधर बजाएंगे तो आपके cos θ1 आ जाएगा आपके 2ag अपॉन 3ag, ये माइनस का आ जाएगा और ये ag से ag कैंसिल आ जाएगा, तो आपके θ1 इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स माइनस के 2/3। तो ये आपका समीकरण 4। ये पहली शर्त पूछी गई थी कि वो कहाँ वर्त को छोड़ेगा, तो कहाँ छोड़ेगा, तो पहले ये आंसर आ गया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस के 2/3, यानी इतना एंगल यहां से बनाएंगे, तो यहां से इतना एंगल बनाएंगे, वहां पे कर्ण इसको छोड़ देगा। अब समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए हम v को क्या लिख सकते, हम जानते हैं कि v होता है वो ds/dt होता है। तो ds/dt तो s, परंतु अपना जो s होता है वो a थीटा होता है। a इस वर्ग की त्रिज्या है और थीटा एंगल हो तो s इक्वल टू a थीटा होता है। तो v इक्वल टू d a थीटा अपॉन dt हो गया, क्योंकि हमें t और थीटा में संबंध बनाना है कि वो कब छोड़ेगा, तो थीटा अपने पास में ये रहेगा और आपके v को मैंने इसमें चेंज कर दिया, तो v को लिखेंगे a d थीटा अपॉन dt लिखेंगे। अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट है आपके v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस के 2ag प्लस के 2ag cos थीटा, ये आपके फर्स्ट समीकरण था। तो v का मान यहाँ रखेंगे, तो ये d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये तो v का मान आ गया। u स्क्वायर अपने था, u स्क्वायर अभी आया था आपके 4ag आया था, क्योंकि यहाँ तक सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए u स्क्वायर का मान ये रहेगा। तो ये 4ag माइनस के 2ag प्लस के 2ag और अपने cos थीटा। अब देखिए यहां से ये निकल जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 2ag में कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos थीटा, ये आ जाएगा आपके a d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। अगर 1 प्लस, चूंकि आपके 1 प्लस cos थीटा होता है वो रहेगा आपके 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके 2ag इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे तो ये d थीटा अपॉन dt आ जाएगा आपकी 2 यानी 4 का तो 2, ag का आ जाएगा आपके रूट ऑफ ag और cos का ये आपके cos स्क्वायर हट जाएगा थीटा बाई 2, ये वाला बनेगा। अब देखिए माना कि वो अपने जो थीटा और t में संबंध बताना है, तो अब यहाँ पे हम प्लस साइन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि प्लस साइन लेंगे, यहाँ प्लस माइनस आता है, ये प्लस माइनस आता है मगर प्लस साइन लेंगे, क्योंकि
क्योंकि थीटा का मान निरंतर बढ़ता है, इसलिए ये प्लस लेंगे। तो इसलिए डी थीटा, अब देखो यहाँ पे चरों का सेपरेशन करेंगे तो डी थीटा हो जाएगा आपके, ये डीएस में नहीं था, डी थीटा हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपके ए रूट ऑफ 2 ए जी, ये आ गया। और कॉस थीटा को भी इधर लाए तो कॉस का तो आपके ये कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया आपके इधर आते ही। और इधर आ गया आपके ओनली फॉर डी टी। तो अब हमें तो मान लीजिए यहां से t इक्वल टू 0 पे, और मान लीजिए यहां पे कहीं पे भी कण छोड़ देता है, यहाँ पे कहीं पे भी इसको छोड़ देगा तो उस समय t इक्वल टू t पर छोड़ता है। तो माना ये पहले तो इसको ऐसे ले लेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 रूट ऑफ a अपॉन जी, और ये हो गया सेक थीटा बाई 2 डी थीटा, और ये हो गया डी टी। तो अब लिमिट हम समाकलन करेंगे तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक, तथा थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू थीटा 1। यहाँ थीटा 1 पे आपके r 0 होता है, इसलिए थीटा 0 से लेके थीटा आएगा थीटा 1, और यहाँ t 0 से t की वैल्यू निकालनी जहां पे कण छोड़ेगा वो t। तो ये लिमिट समाकलन करेंगे तो अपना लिमिट ये 1/2 रूट ऑफ a अपॉन जी, तो बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन थीटा 0 से थीटा 1 और सेक थीटा बाई 2 डी थीटा, और इक्वल टू यहाँ पे 0 से t इक्वल टू t और डी टी। अब समाकलन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपके 1/2 रूट ऑफ a अपॉन जी, शेक थीटा का होता है आपके लॉग ऑफ शेक थीटा बाई 2 प्लस टेन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का हो जाएगा आपके 1/2, यहाँ रखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इंटू 2, वैसे यहाँ 1/2 आएगा बटा में 1/2, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से थीटा 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे t, और लिमिट हो गई 0 से t। तो ये 1/2 तो बाहर आएगा, ये 1/2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रूट ऑफ a अपॉन जी, और यहाँ पे थीटा 1 रखेंगे तो अपर लिमिट में तो लॉग ऑफ सेक थीटा 1/2 प्लस टेन थीटा 1/2 ये आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट में यहाँ पे आएगा माइनस का शेक 0 का मान। अब सेक 0 का मान भी आपकी क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस के लॉग ऑफ 1 प्लस टेन 0 का मान तो 0 आएगा। तो ये आपके अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये थीटा 1 पे आया था लोअर लिमिट, और लॉग 1 का मान क्या होता है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो अपने पास में इधर क्या आ गया आपके अपर लिमिट t, तो t की वैल्यू ये आई आपके रूट ऑफ a अपॉन जी, और ये 0 हो गया तो आपके लॉग ऑफ ये सेक थीटा 1/2 और टेन थीटा 1/2 इक्वल टू t, ये समीकरण आपके फिफ्थ हो गया। अब देखिए कॉस थीटा का मान अपने पास में है, कॉस थीटा था आपकी, कॉस थीटा था माइनस के 2/3, और अगर इसको हम कॉस थीटा को तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस थीटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, ये माइनस के 2/3, तो आपके 1 को इधर भगाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 का मान आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/3, 2 को बटम लाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया आपकी 1/6, तो इस प्रकार से कॉस थीटा 1 आ गया 1/√6। तो कॉस थीटा हमें तो निकालना सेक थीटा 1 का,
तो यहाँ पे अपने ये वैल्यू के साथ में आपके sec थीटा 1 आ जाएगा √6। उसके बाद में tan थीटा ये बाई टू tan थीटा 1/2 आएगा आपके √sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये 6 -1 करेंगे तो ये √5। तो इस प्रकार से tan थीटा 1 का मान तो आ गया ये √5। ये समीकरण 5 में मान रखने पर sec थीटा 1/2 इक्वल टू √6 व tan थीटा 1/2 इक्वल टू √5 समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखेंगे तो ये अपना टाइम t आ जाएगा ये √a/g log ऑफ ये sec थीटा 1/2 का मान आ गया ये 6 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा √5 और ये ही आपका आंसर है। यानी इतने समय के बाद में ये कण यहाँ पे छोड़ देगा इसको और जहां पे cos थीटा 1 रहेगा -2/3। एक कण ऊर्ध्वाधर वर्त जिसका अर्धव्यास a है के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है कि वर्त को छोड़ने के पश्चात कण वर्त के केंद्र बिंदु से गुजरता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण का प्रक्षेप वेग यानी वो u का मान ये होगा, ये सिद्ध करना है। तो मान लीजिए ये कोई भी आपके वर्त है और यहां से इसको u वेग से ऊपर की ओर ये यहाँ अंदर u वेग से फेंका, ये बाहर तो मैंने ऐसे ही बताया है, अंदर का वेग यहाँ u रहेगा अंदर, जैसे कौन यहाँ अंदर फेंका गया और ये आपके किसी क्षण यहाँ पे इसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद ये यहां से छोड़ने के बाद कण है जो इस केंद्र से ऐसे गति करता है, ये गति करता है तो यहां केंद्र से गुजरता है। यही कहा गया है कि और इसकी त्रिज्या कितनी है, ए त्रिज्या का अर्धव्यास है जिसको न्यूनतम वेग बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है कि वर्त को छोड़ने के पश्चात कण वर्त के केंद्र से गुजरता है। और आप जानते हो केंद्र क्या होता है आपके, ए वर्त का केंद्र होता है ए साइन अल्फा और माइनस का ए कोस अल्फा, ये आप क्या आया था केंद्र। अब देखिए सबसे पहले तो हम दो समीकरण जानते हैं। वर्त का किसी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पर वेग तो हो गया आपके v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस के 2ag प्लस के 2ag कोस थीटा होता है तथा वेग तथा दाब या प्रतिक्रिया बल वो रहता है आपकी r इक्वल टू m/a u स्क्वायर माइनस के ag प्लस के 3ag कोस थीटा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आपके किसी कण छोड़ दें वर्त को कण छोड़ता है उस कंडीशन में r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो समीकरण 2 से फ्रॉम 2 से ये अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे u स्क्वायर माइनस के ag प्लस 3ag कोस थीटा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से अगर कोस थीटा का मान निकालेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा आपके, इसको तो उधर भगाएंगे तो ये 2ag माइनस u स्क्वायर अपॉन 3ag आएगा। ये आपके समीकरण थर्ड दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा और मान लीजिए यहाँ पे ही छोड़ता है तो ये यहाँ पे छोड़ता है, ये एंगल तो आपके थीटा है और ये आपके अल्फा है। तो यहाँ पे जो अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा ये जो थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो आपके ये थीटा हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा, अगर इस पूरे में से पाई में से अल्फा निकाल देते इस थीटा को पाई माइनस अल्फा भी लिखते हैं तो कॉस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू 2ag माइनस u स्क्वायर अपॉन 3ag हो जाएगा। तो
तो यहां से माइनस के कॉस अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा आपके 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG। तो यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा आपके यू स्क्वायर को इधर ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2AG अपॉन 3AG। तो कहने का मतलब ये हुआ कॉस थीटा होता है तो यहाँ पे सीधा ही लिख सकते हो ये आपके किसके इक्वल है, माइनस के कॉस अल्फा के। तो इससे हम वैल्यू निकाल देंगे, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं हुई, हम सीधा ही इसको समीकरण 3 को ऐसा लिख सकते हैं, यानी आपकी 2AG इक्वल टू माइनस के कॉस अल्फा, ये समीकरण 3 लिख देंगे। तो अब देखिए अपना जो v स्क्वायर रहेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट v स्क्वायर होता है यहाँ u स्क्वायर और माइनस के 2AG प्लस के 2AG और cos थीटा का मान ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG। से AG कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 3u स्क्वायर और ये 6AG प्लस के 4AG और माइनस के 2u स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। तो v स्क्वायर हो जाएगा आपकी, ये 3 में से 2 निकल जाएंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, ये u स्क्वायर माइनस के 2AG अपॉन 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये अगर मैं cos अल्फा की बात करता हूँ तो cos अल्फा हो जाता है वो आपके u स्क्वायर माइनस के 2AG अपॉन 3, AG को इधर भगा देते हैं तो ये u स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, AG cos अल्फा। तो ये आपका समीकरण 4 आ गया। तो अभी तो ये चीजें तो हमने पहले थ्योरी में पढ़ रखी है कि अगर आपके जहां पे r इक्वल टू 0 हो जाएगा वहां पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2AG अपॉन 3 या AG cos अल्फा रहेगा, और उस कंडीशन में आपके cos थीटा की वैल्यू भी ये हम बता सके हैं। अब अपना मामला आता है कि अगर ये कण छोड़ने के बाद में, ये कण यहां से छोड़ने के बाद प्रलय की गति करता है, तो प्रलय का समीकरण क्या होता है, कण वर्त को छोड़ने के बाद प्रक्षेपीय गति करता है, जिसका यानी परवलयाकार। तो परवलय का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। अब यहां से वी स्क्वायर का मान समीकरण 4 से, क्योंकि वी स्क्वायर अपना हो गया वो आपकी एजी कॉस अल्फा है, वो वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का मान है एजी कॉस अल्फा, ये और कॉस क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और जी से जी कैंसिल हो गया। तो ये आपके प्रलय का समीकरण आ गया, इसे आप दे सकते हो 5 इक्वेशन। तो अब देखिए 5 जो समीकरण है वो कहां से गुजरता है, समीकरण 5 वर्त के केंद्र से गुजरता है। वर्त के केंद्र यानी आपके a साइन अल्फा और माइनस के a कॉस अल्फा से गुजरता है। तो केंद्र से गुजरता है तो इसको सेटिस्फाई करें, y की जगह तो हमने रख दिया माइनस के a कॉस अल्फा इक्वल टू x की जगह रखेंगे a साइन अल्फा और टेन अल्फा को लिख देंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस के 1/2। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे आपके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में ए, और ये हो गया आपकी कॉस क्यूब अल्फा। तो ए से तो एक ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे एक ए बचा इधर, तो यहाँ पे भी एक ए बचा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए और ए, तो ए तो पूरा ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा कॉस अल्फा
और यहाँ से एक कॉस अल्फा, अगर मैं यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन ले लेता हूँ और तो कॉस कट जाएगा, यानी मैं पूरे को कॉस, या तो कॉस कॉमन ले लीजिए नहीं तो कॉस से गुना कर दीजिए। पूरे को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से कॉस से गुणा करेंगे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ cos से कैंसिल करेंगे तो यहाँ तो 1/2 और a से तो ये कैंसिल हो चुका है पहले से ही, और यहाँ पे ओनली फॉर यहाँ tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा क्योंकि ये cos कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस tan को तो इधर लाऊं 1/tan स्क्वायर अल्फा, वो हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, जिसे हम 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, ये हो गया आपके 2, इसे हम लिखेंगे 6 समीकरण। अब यहाँ tan स्क्वायर अल्फा यानी आपके tan अल्फा हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। अब √2 हमें तो u स्क्वायर का मान निकालना है, तो u स्क्वायर का मान निकालेंगे और सिर्फ क्या करना आपको, सिद्ध तो करना था, देखो हमने साफ कर दिया है, आपको सिद्ध करना था √1/2 AG और यहाँ ब्रैकेट में √3+1, ये प्रूव करना था u स्क्वायर का मान। तो देखिए tan अल्फा का मान आ गया। यहां से समीकरण 4 से अगर मैं u स्क्वायर का मान निकालूं तो ये 3 तो इधर जाएगा 3AG और प्लस के 2AG आ जाएगा, तो u स्क्वायर का मान आएगा, रूट निकाल देंगे और cos अल्फा, यहाँ cos अल्फा का मान निकाल दीजिए। तो cos अल्फा का मान निकालेंगे तो देखिए ये तो आपके tan अल्फा का मान है, तो यहाँ से सेक अल्फा का मान क्या होगा, √1 + tan स्क्वायर करेंगे तो ये 2 यानी आपके √3 आ जाएगा। ये सेक अल्फा का √3 है तो cos आपके अल्फा आ गया, यानी cos अल्फा आ गया 1/√3। अब फ्रॉम फोर्थ से इन दोनों से लेते हैं, v स्क्वायर का u स्क्वायर माइनस के 2AG/3 है, इसको छोड़ दीजिए, इसको और इसको लीजिए, तो ये 3 को इधर लगाएंगे तो u स्क्वायर माइनस के 2AG इक्वल टू 3AG cos अल्फा हो गया, इसको भी उधर भगा दीजिए तो अपना पास में u स्क्वायर आ जाएगा 2AG और प्लस के 3AG cos अल्फा। यहां से अगर मैं 2AG ओनली फॉर AG कॉमन ले लेता हूं, लाना क्या आपको 1/2 लाना है, तो यहाँ फिलहाल यहाँ पे ये AG कॉमन ले लीजिए, AG कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये बच जाएगा आपकी 2 + 3 cos अल्फा। अब देखिए u स्क्वायर का मान निकालना और u स्क्वायर ये आना चाहिए मेरा, ये लाना मेरे को u स्क्वायर में AG। अब देखिए u है तो रूट लेने से वो तो रूट बन जाएगा, ठीक है, हमें cos अल्फा का मान रख दीजिए यहाँ से 1/√3, तो cos अल्फा का मान रखेंगे तो ये आएगा आपके u स्क्वायर हो जाएगा आपकी AG और ये हो गया आपके 2 + 3 cos अल्फा का मान है आपकी 1/√3, तो ये 1/√3 आ गया। अब देखिए यहां से अगर हम रूट लेंगे तो u आ जाएगा आपकी √AG और यहाँ पे भी रूट में रहेगा ये 2 + ये रूट से कैंसिल हो जाएगा तो √3 और ये मामला आया। अब देखिए u स्क्वायर √AG/2 + √3 जो कि इससे मेल खाता नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे आपको इस प्रकार बनाना है, क्योंकि रूट के बाहर तभी आएगा जब 3 + 1 का स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर तब बनेगा जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये तो आ जाएगा 3 + 2 √3 प्लस यहाँ पे 1, अर्थात इसका जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 2 √3 + 4। तो मैं ऐसा करता हूं यहाँ पे √AG यहाँ पे 2 से ऊपर गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 और प्लस 2 √3/2 आ जाएगा। तो अब देखिए ये कैसे बनेगा, लाना आपको ये सिद्ध करना, इसलिए ऐसा मैंने किया है। तो अब देखिए यहाँ पे u आ जाएगा, ये रूट तो बटा में यहाँ पे आ जाएगा तो √AG/2। अब इसको बनाना है आपके 4 है ना,
इसको हम लिखेंगे 3 और प्लस यहाँ 2√3 को तो 2√3 और यहाँ +1 को साइड में लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपके √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। √3 प्लस के 2√3 + 1, तो इसको हम देखो ये 4 था जिसको मैंने 3 + 1 लिख दिया बाकी बीच में, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे u = √AG/2, ये हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, ये रूट खत्म हो जाएगा तो u = √AG/2, ये आ गया √3 + 1 और ये हमें सिद्ध करना था, ये आ गया देखो, तो u का मान ये लाना था, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 3, एक भारी मन का एक स्तर चिकने तार पर जो कि एक त्रिज्या a त्रिज्या के वर्ग के रूप में है और स्पर्श करता है और फिसलता है, यदि ये निम्नतम बिंदु से ऐसी गति से प्रक्षेपित किया जाए तो जो उच्चतम बिंदु तक ले जाने के लिए पर्याप्त हो, तो सिद्ध कीजिए कि मनके से खींची जाने वाली त्रिज्या t समय में इतने कोण से घूम जाएगी, यानी आपके थीटा, ये जो थीटा बताना ये कोण से घूम जाएगी तथा मानक मन का उच्चतम बिंदु तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो आपसे क्या बोला गया है, पहली बात तो कहा गया है कि एक भारी मन का है जो इस तर चिकने तार पर जो कि ये त्रिज्या, तो ये आपका चिकना तार है जिसकी त्रिज्या आपकी, ये त्रिज्या आपके a है। अब इसको, अब चिकने के वर्णन इसलिए क्या, चिकना तार इसलिए कहा गया है कि इसमें घर्षण बल नहीं होगा, अगर चिकना नहीं होता तो इसमें घर्षण बल का भी जिक्र करते हैं। ऐसे वेग से फेंका जाता है, वर्त के स्पर्श करता हुआ फिसलता है, ये इसमें फिसलता है, तो ये निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि जो उच्चतम बिंदु तक ले जाने के लिए पर्याप्त हो। तो इसका मतलब है कि कण को जो प्रारंभिक वेग दे रखा है, कण का प्रारंभिक वेग कहां दे रखा है, इस लाइन में दे रखा है, कैसे कि प्रक्षेपित किया जाए कि जो उच्चतम बिंदु तक ले जाए। तो ऐसा कौन सा वेग है जो कण को उच्चतम बिंदु तक ले जाए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शर्त क्या होता है, पर्याप्त शर्त होती है u = 4Ag होगा, तो ये वेग पर्याप्त है कि कण को यहां तक पहुंचाने में, ये u = 4Ag पर्याप्त है कण को b तक पहुंचाने में। तो सीधी सीधी बात, इस लाइन में आपको u = 4Ag दे रखा है। अब तो सिद्ध करना है कि मनके से खींची जाने वाली त्रिज्या t समय बाद में, मान लीजिए t समय बाद में कण यहाँ पे पहुंचा और इससे ये त्रिज्या खींची गई है, तो ये जो एंगल बनेगा वो सिद्ध करना है कि ये आना चाहिए। तो और फिर दूसरा क्या सिद्ध करना है कि यहां से कण कभी भी यहां तक नहीं पहुंचेगा, ये भी आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कण को उच्चतम बिंदु तक ले जाने के लिए u = 4Ag पर्याप्त होगा, ये हम जानते हैं। तथा कण का किसी क्षण वेग आएगा वो v = u² - -2Ag cos थीटा है, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ये तो हम जानते हैं। वैसे हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे r होता है वो m/a ब्रैकेट u² - -2Ag + 3Ag cos थीटा होता है, ये और ये हम जानते हैं। अब देखिए u² का मान समीकरण, क्योंकि इसकी तब जरूरत है, कण छोड़ता नहीं है, ये हमें कहीं नहीं कहा भाई कण छोड़ता है, कण छोड़ता तो r = 0, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मुझे थीटा का मान निकालना, तो यहाँ से निकलेगा। तो पहले तो u² का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा v² = u² का मान ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4Ag - kAg + 2Ag cos थीटा। तो ये हो जाएगा v², 4 में से 2 निकल गए तो यहाँ 2Ag आएगा, 2Ag इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2Ag मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 + cos थीटा बनेगा। और 1 + cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, v² = 2Ag, ये 1 + cos थीटा को 2 cos² θ/2 लिखेंगे और वर्ग करेंगे तो v = ये 2 √Ag/cos θ/2, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और प्लस इसलिए यहाँ पे प्लस साइन क्योंकि थीटा का मान निरंतर बढ़ता है,
बढ़ता है, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस साइन लेंगे। और हम जानते हैं कि v, ये आपको इक्वेशन आप फर्स्ट वाला दे देते, इक्वेशन सेकंड इसको दे दीजिए। यहाँ पे v इक्वल टू v होता है वो ds बाई डी थीटा होता है, dt होता है। और यहाँ पे s, चूंकि आपके s होता है वो a थीटा होता है, त्रिज्या तो a है और थीटा गुणा करेंगे तो ये s का मान, s यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा, तो s की वैल्यू ये आ गई। तो उस कंडीशन में अपना जो v रहेगा वो आपने v इक्वल टू डी अपॉन डी टी और यहाँ a थीटा आ जाएगा। तो ये मान अगर हम समीकरण इसमें रख दें, यहाँ पे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से ये आ जाएगा आपके v इक्वल टू v की जगह, यहाँ पे v की जगह रख देते हैं a, ये वाला डी ए थीटा अपॉन डी टी। तो डी ए ये हो गया डी ए थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ये टू रूट ऑफ ए जी, और यहाँ पे बन गया आपके कोस थीटा बाई 2। यहाँ से ए तो बाहर आ जाएगा, तो ए से तो ये ए डी थीटा अपॉन डी टी आ गया इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए जी कोस थीटा बाई 2। यहाँ से कोस थीटा को तो अलग कर लीजिए, ए से तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके ए तो बटन जाएगा, और ये डी थीटा अपॉन में कोस थीटा बाई 2 ये आ गया, और इधर रह गया आपके 2, ये ए इधर जाएगा तो ए से कटेगा, तो आपके रूट ऑफ जी अपॉन ए आ जाएगा और डी टी ये आ जाएगा। और यहाँ पे भी इसको ऐसा लिखेंगे तो ये सेक थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल टू 2 रूट ऑफ जी अपॉन ए डी टी। अब समाकलन करेंगे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू थीटा ही माना है, और यहाँ टी इक्वल टू 0 से यहाँ टी इक्वल टू टी माना है, कारण यहाँ टी से टी तक पहुंचता है, तो इसका समाकलन करेंगे थीटा 0 से थीटा तक, और यहाँ टी 0 से टी तक, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, तो इस प्रकार से इसका समाकलन हो जाएगा आपके सेक, ये सेकत होता है आपके लॉग ऑफ, यहाँ पे सेक थीटा बाई 2 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ पे अपॉन 1/2 आएगा, वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लेंगे 0 से थीटा इक्वल टू यहाँ टी, पहले से टी से कांस्टेंट बाद लेंगे, ये 2 रूट ऑफ जी अपॉन ए और टी, अब ये लिमिट हो गई 0 से टी तक, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब अगर अपर लिमिट रखते हैं तो ये तो हो जाएगा आपके 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे सेक थीटा बाई 2 प्लस टेन थीटा बाई 2 आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो टेन का तो 0, यहाँ सेक का 1 आएगा, तो लॉग 1 का मान 0, तो इसके लिए लोअर लिमिट तो पूरी 0 हो गई, और यहाँ पे भी आपके अपर लिमिट ही रहेगी, लोअर लिमिट तो टी का मान 0 रहती पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके टी। इस प्रकार से ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके सेक थीटा बाई 2 प्लस टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई ए की पावर रूट ऑफ जी अपॉन ए टी, ये वैल्यू आई। इसको हम समीकरण दे देंगे थर्ड, ये अपना समीकरण थर्ड आ गया। अब देखिए एक समीकरण हमने साफ कर दिया था, इसको रखना था अपने, एक पहले समीकरण आया हुआ है, सेकंड था यहाँ पे सेक थीटा बाई 2, और चलो इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में लिख लेंगे, और नहीं पड़ेगी तो बाद देख लेंगे, ये समीकरण इंपॉर्टेंट है। यहां से अब देखिए इस समीकरण 3 इंटू यहाँ पे सेक थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2, इससे मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि सेक थीटा प्लस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेक इसको थीटा और माइनस टेन इसको थीटा आएगा, जिसका मान 1 आ जाएगा, और इधर तो हो जाएगा आपके 1, और इधर हो जाएगा आपके सेक थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2 ए की पावर रूट ऑफ जी अपॉन ए टी। इसको इधर भगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके सेक थीटा बाई 2 माइनस के टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू ए की पावर माइनस के रूट ऑफ जी अपॉन ए और ये टी, ये इक्वेशन 4 आ गया। अब इक्वेशन 3 और 4 से अब मुझे जो प्रूफ क्या करना था वो देखते हैं। आपको लाना था
थीटा का मान है, थीटा इक्वल टू लाना है आपको 2 tan इनवर्स यहां पे, और साइन हाइपरबोलिक टे रूट ऑफ जी अपॉन ए, ये लाना है। तो आप देखिए यहाँ पे 10 लाना है, तो शेक को तो मैं गायब कर दूं, तो समीकरण 3 में से 4 को घटा दूं ताकि ये शेक गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे 3 - 4 करता हूं, जिससे शेक से शेक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 tan आ जाएगा। तो 2 tan थीटा बाई 2, इधर ये जुड़ेंगे तो ये तो e की पावर रूट ऑफ जी अपॉन 80, और ये जुड़ेगा तो घटाएंगे तो e की पावर माइनस के रूट ऑफ जी अपॉन 80, और 2 को उधर भगा देंगे। नहीं तो हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए की पावर 80 ए थीटा और माइनस ए की पावर माइनस ए थीटा इक्वल टू होता है आपकी यहाँ पे 2 साइन हाइपरबोलिक ए थीटा होता है, क्योंकि ये हम जानते हैं ए की पावर ए थीटा माइनस ए की पावर ए थीटा वो इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ए थीटा होता है। तो इसका मान रख देंगे, ये तो आपके 2 tan थीटा बाई 2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपके 2 साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे ए का मान तो है रूट ऑफ जी अपॉन ए और ये टी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स को उधर भगा देंगे, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स, और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक रूट ऑफ जी अपॉन 80, यही हमें लाना था। हाँ, ये 2 ये इधर लेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स ये साइन हाइपरबोलिक रूट ऑफ जी अपॉन 80, ये हो गया आपके पहला तो प्रूफ कि क्या है कौन, ये जो कौन कितने एंगल से घूम जाएगा, तो इतने एंगल से घूम जाएगा, ये पहला प्रूफ हो गया। अब सिद्ध करना है कि कण कभी भी यहां तक नहीं पहुंचेगा, तो सेकंड शर्त क्या सिद्ध करना है कि कण कभी भी बी तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए क्या करें, समीकरण 2 में यहां पे बी पर, समीकरण 3 में बिंदु बी पर थीटा इक्वल टू पाई होता है, तो रखने पर रखेंगे तो यहां पे सेक हो जाएगा आपकी सेक पाई बाई 2 और प्लस के 10 पाई बाई 2 इक्वल टू ए की पावर ये रूट ऑफ जी अपॉन 80। तो यहाँ पे सेक पाई बाई 2 का मान तो होता है 1 और ये इंफिनिटी हो जाता है, और इक्वल टू ए की पावर रूट ऑफ जी अपॉन 80, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा e की पावर रूट ऑफ जी अपॉन 80 इक्वल टू इंफिनिटी आ जाता है। इसका मतलब आपके t की वैल्यू कितनी रखते हैं, t का मान इंफिनिटी रखते हैं, तो ये इंफिनिटी आता है। आपके t इक्वल टू इंफिनिटी, यानी अगर अनंत समय के बाद में कण यहां पे पहुंचेगा, अतः कण बी पर अनंत समय बाद पहुंचेगा, जो कि संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः कण बिंदु बी पर कभी नहीं पहुंचेगा, अतः कण बिंदु बी पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो हमें ये दो चीजें सिद्ध करनी थी, पहला तो ये कण कितने एंगल से घूम जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये आया था। दूसरा ये सिद्ध करना था कि कण यहां से बी पर कभी नहीं पहुंचेगा, तो ये हमने सर सेकंड को भी प्रूव कर लिया। चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एक बारीक कण किसी स्तर बिंदु से एक बारीक कण है जो स्तर बिंदु से कण बारहीन एक लंबाई की अविनियत डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में लटक रहा है। यानी आपके इस प्रकार से एक डोरी है और यहाँ पे कोई कण लटक रहा है, और ये यहाँ पे अवितरणीय का मतलब होता है इसमें कोई भी जो है वो खिंचाव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक तो कहा गया है कि कण भारी कण है, इसका मतलब इसका भार होगा वो m और g होगा, और दूसरी बात यहाँ पे कहीं अवितरणीय डोरी द्वारा इसका मतलब इसके अंदर जो t फोर्स रहेगा इसका प्रतिक्रिया बल रहेगा, यानी r की जगह आपकी बार क्या रहेगा, t रहेगा। और
ऊर्ध्वाधर इसको एक ऐसे क्षैतिज वेग से झटका दिया जाता है जो ये वेग प्रदान करता है। तो आपको यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी u हो गया आपके 2√g(L), यानी आपके u स्क्वायर हो गया आपके 4gl। ये u स्क्वायर का मान आपको दे रखा है, वेग से प्रदान करता है। तो सिद्ध कीजिए कि डोरी उस समय ढीली होगी। अब डोरी क्या करेगी, यूं गति करेगी, एक वर्ताकार पथ में ये गति करेगी, और मान लीजिए कि किसी क्षण ये यहां तक तो वर्ताकार पथ में गति की, फिर यहाँ ढीली हो गई तो फिर इस प्रकार से गति करेगी। तो यहाँ पे ढीली होती है, तो ये पॉइंट पे है जहां पे डोरी ढीली होती है, और उस कंडीशन में यहां से जो ये वर्त बनेगा उसकी त्रिज्या तो आपके L लंबाई है, तो ये तो L ही रहेगा, ये L रहेगा, और ये मैं मान लेता हूं ये जो क्षैतिज आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसको इस वेग से ये झटका दिया। तो ये इस प्रकार यहां से यहां तक तो वर्त के रूप में डोरी ने गति की, इसके बाद यहाँ ढीली पड़ गई, तो इस प्रकार से प्रवलयकार पथ में गति की। तो अब आपको क्या करना, ढीली हो जाती है जब कर्ण स्तर बिंदु से ऊपर, आपको सिद्ध करना है कि स्तर बिंदु कौन सा है, ये आपका स्तर बिंदु है। तो इससे कितनी ऊंचाई तक, स्तर बिंदु से आपके 2/3L ऊंचाई पर पहुंचता है। तो यानी स्तर बिंदु से 2/3L ऊंचाई तक पहुंचता है, तो ये डोरी ढीली पड़ जाती है। तत्पश्चात कर्ण के प्रवलय पथ के उच्चतम बिंदु की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो यहां पे ये ज्ञात करना है, ये वाली हाइट बतानी है, ये वसित करना है कि आपके जब कर्ण ढीली हो जाती है उस समय स्तर बिंदु से दूरी वो 2/3L, ये तो आपके 2/3L आनी चाहिए। और उसके बाद में आपके तत्पश्चात कर्ण की प्रलय पथ के उच्चतम बिंदु की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, यानी यहां से ये हाइट, टोटल हाइट भी आपको बतानी, यहां से यहां तक की टोटल हाइट भी बतानी है। तो ये अगर हाइट अपने पास आ जाएगी तो फिर ये हाइट में प्लस कर दूंगा इसके अंदर, तो ये टोटल हाइट आ जाएगी। तो देखिए हम जानते हैं यहां आपके दिया है आपको u स्क्वायर इक्वल टू 4gl दे रखा है, और हम जानते हैं कि एक और बात, यहाँ पे जो त्रिज्या है ना वो रहेगी आपके L। तो हम जानते हैं कि किसी क्षण कर्ण का वेग रहेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस के 2 होता है, वहां पे LG आएगा क्योंकि त्रिज्या L है, और प्लस 2 की जगह LG cos थीटा, और मैंने मान लिया ये आपका एंगल है वो थीटा है, और ये एंगल मैंने मान लिया है अल्फा है। तो अब देखिए, तथा दाब या तनाव बल कह सकते हैं, वो आपके T इक्वल टू M/L और U स्क्वायर माइनस के 2gl और प्लस के 3gl cos थीटा, ये रहेगा। ये हम जानते हैं, हमने कई बार लिखे v स्क्वायर का सूत्र ये, और ये r का सूत्र यानी t यानी r का सूत्र ये लिखा था। यहाँ पे फर्क इतना है कि a दे रखा है L है, यहाँ पे a L m और ये t में कन्वर्ट हो जाएगा। अब p बिंदु पर ये इसको छोड़ देता है, तो ये पहले तो u स्क्वायर का मान रख दीजिए, तो v स्क्वायर तो हो जाएगा आपके, ये मान रखेंगे तो 4ag से ये 4ag ये gl से माइनस के 2lg प्लस के 2lg cos थीटा, यहां से ही निकल जाएगा तो v स्क्वायर आ जाएगा, यहां से 2lg कॉमन ले लेंगे तो 2gl हो जाएगा आपकी 1 प्लस cos थीटा। अगर मैं cos थीटा की जगह में यहाँ पे परंतु थीटा है वो रहेगा आपके पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये कौन अल्फा है तो थीटा किसके इक्वल हुआ, पाई में से पूरा कौन पाई में से अल्फा निकाल देंगे तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gl 1 ये प्लस के cos पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपके v स्क्वायर हो जाएगा 2gl
और ये बन जाएगा आपकी 1 माइनस के कॉस अल्फा, ये वी स्क्वायर का मान बन गया। और जहां पे पी पर रस्सी ढीली होती है तो P पर आपके T इक्वल टू 0 लेंगे। अगर T को मैं 0 लूंगा तो उस कंडीशन मेरा U स्क्वायर माइनस के 2ZL प्लस के 3ZL कोस थीटा इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये पूरा 0 हो गया तो इधर चला गया, U स्क्वायर का मान रख देंगे, ये वाला 4 तो ये हो जाएगा 4A ये GL माइनस के 2ZL प्लस 3ZL कोस थीटा इक्वल टू 0। तो ये माना है, यहां से ये निकलेगा तो अपना मामला बनेगा, ये बन जाएगा आपके 2GL को उधर लेंगे प्लस के तो cos थीटा आएगा माइनस के 2ZL अपॉन 3ZL, GL से GL कैंसिल हो गया तो आपके cos थीटा की वैल्यू आई माइनस के 2/3। तो यहां पे भी अगर थीटा बराबर रखते हैं पाई माइनस अल्फा तो cos यहां पे पाई माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस के 2/3, तो ये माइनस के cos अल्फा इक्वल टू माइनस के 2/3, ये आ गया माइनस के 2/3, ये माइनस कट जाएगा तो आपके cos अल्फा आ गया आपके माइनस के 2/3, ये माना है। अगर मैं यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान देता हूं और यहां से cos को 2 समीकरण 2 मान देता हूं तो यहां से cos अल्फा का मान यहां रख देंगे तो v स्क्वायर का मान आ जाएगा। पहली बात तो आपको ये प्लस में आया, ये कटने के बाद में cos अल्फा आया प्लस में, और यहां पे प्रूफ क्या करना था आपको, तो सिद्ध कीजिए कि इस बिंदु से ऊपर ये दूरी आएगी 2/3L, 2/3L ये दूरी निकालनी है। तो यहां से ये दूरी, अगर ये कोण अल्फा है और ये आपके L है तो ये जो ये लेंथ रहेगी वो रहेगी L cos अल्फा, ये L cos अल्फा का मान निकालना है आपको। तो सब अब हम बात करते हैं सिद्ध क्या करना है आपके, ये दूरी इतनी लानी है, जहां रस्सी ढीली पड़ती है वहां से स्तर बिंदु ओ अपना ये है O की दूरी रहेगी वो रहेगी आपकी L cos अल्फा, ये L cos अल्फा रहेगा और cos अल्फा का मान यहां से रख देंगे। तो चूंकि ये आपके हो जाएगा 2/3L और ये पहला तो सिद्ध हो गया कि जहां पे रस्सी ढीली पड़ेगी वहां पे ये सिद्ध करना था कि वहां से ऊंचाई रहेगी वो 2/3L रहेगी। तो ये पहला तो आपके प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ये पहली शर्त हो गई। अब हमें ज्ञात करनी है यहां से ये हाइट ज्ञात करनी है। यहां से स्टार्ट होता है परवलय, तो परवलय का गति में कण के द्वारा परवलय पथ में कण की ऊंचाई वो आ जाएगा, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आपकी h, ये जो ऊंचाई आएगी उसका फॉर्मूला होता है वेग का ऊर्ध्वाधर घटक का स्क्वायर अपॉन 2g होता है। ये आपके ये वाली हाइट आ जाएगी, यहां से यहां तक की हाइट निकालने का फॉर्मूला ये है। तो अब देखिए यहां पे ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा क्योंकि यहां से v क्षैतिज घटक तो था v cos अल्फा, क्योंकि यहां से अगर इसकी बात करते हैं तो ये कोण अल्फा होता है, तो इधर तो v cos अल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक यहां ऐसे होता है वो v आपके साइन अल्फा होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो यहाँ पे v स्क्वायर का तो मान अपने पास में v स्क्वायर का मान, क्योंकि v स्क्वायर हमने पहले निकाल दिया था, v स्क्वायर हो गया था आपके 2gl 1 माइनस cos अल्फा, ये वैल्यू आई थी तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और ये आ जाएगा आपकी ऊंचाई v स्क्वायर की जगह था आपके 2gl और 1 माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा का मान मेरे पास नहीं है, मेरे साइन ये cos अल्फा का मान है तो इसे भी मैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा लिख दूंगा अपॉन ये हो जाएगा 2g।
तो इस प्रकार से ये वी स्क्वायर का मान यहाँ रख दिया, तो ये जी से तो जी कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया L 1 माइनस ये cos अल्फा का मान 2/3 और ये 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4/9 और ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ गया आपके 3, ये L इंटू 3 माइनस यानी 1/3 इंटू 9 माइनस 4 ये हो गया आपके 5/9। इस प्रकार से जो ये हाइट आएगी वो 5/27 L। तो यहां से ये हाइट तो आ गई 5/27 L आ गई यहां से। तो इस तर बिंदु O से यहां तक की दूरी ये कंप्लीट, इस तर बिंदु से संपूर्ण ऊंचाई आ जाएगी। पहली बात तो यहां से ये ऊंचाई तो पहले आ चुकी है आपके 2/3L प्लस इसमें ये जोड़ देंगे 5/27L। तो जो अपनी कंप्लीट हाइट आएगी वो आ जाएगी इसमें 27, तो मैंने एलसीएम लिया तो ये तो 9 18L और प्लस के 5L मिलके हो गए 23/27L। तो इस प्रकार से यहां से कंप्लीट हाइट, ये हाइट कंप्लीट हाइट तो हो जाएगी आपके 23/27L और यहां से यहां तक जहां ये रस्सी ढीली होगी वो हो जाएगी आपकी 2/3L। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ।